Welcome to PH Solution, Knowledge on your desk, a online learning for NetJRF, GATE preparation for physics. ओके सर। हाँ, होस्ट है। ओके सर। हाँ, तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, उसको हमको सॉल्व करने के लिए ये एक मेथड है। मेथड सेपरेशन वेरिएबल। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स के मल्टीपल में या एक्स की साइड में सारे एक्स के फंक्शन वाले जितनी भी टर्म है वो एक्स के साथ ले लेंगे, dy के साथ जितनी भी y की टर्म वाले हैं वो ले लेंगे, देन सिंपली इसको सॉल्व करना। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दी है dx/dy समथिंग माइनस dy, तो इसको अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं मैं समथिंग, ओके। देन इस पहले हम इसको वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, देन उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, वो हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिली हुई है जो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर सिंपली अगर इक्वेशन है, तो हम उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से यूज सॉल्व कर सकते हैं और वही हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन ये थी, हमने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, एक्स को एक साइड ले आए, dt के साथ कोई फंक्शन था नहीं तो उसको ऐसे रहने दिया, इंटीग्रेट कर लिया, 1/x का माइनस एक्स माइनस 1 हो गया, dt का t हो गया और यहाँ पर c होता है, ठीक है। अब कंडीशन हमारी पहली क्या है कि x इक्वल टू 0 पे 1 आएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पे 1 आना है, तो x की वैल्यू हमने x की वैल्यू 1 रख दी और t की वैल्यू 0 रख दी। तो यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू -1 ये मिल, ठीक है। अब जब कांस्टेंट की वैल्यू -1 रख दी, वो वहाँ पर रिप्लेस कर दिया हमने, तो देन रिप्लेस की तो 1/x t - 1 और यहाँ से माइनस इधर मल्टीप्लाई करने पर 1 - t हो गया और x को अगर 1 मिलेंगे तो x इक्वल टू 1/t। अब क्वेश्चनर हमसे कह रहे हैं कि ये x ब्लो हो जाएगा। x ब्लो कब होगा, जैसे ये वाली टर्म पूरी ये पूरा इन्फिनिटी हो जाए। ये इन्फिनिटी कब हो जाएगा, जब नीचे वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म 0 कब होगी, जब t टेंड्स टू 1। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड t टेंड्स टू 1। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर 1 है, t की वैल्यू जैसी 1 होगी तो 0 हो जाएगा और 0 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। देन हमारे पास x इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आंसर यहाँ तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चनर पूछ रहे हैं वो इस टाइप। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, उनमें से ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y x be a continuous real function in the range 0 to 2 pi and satisfy the inhomogeneous differential equation, something like that। अगर इस टाइप की एक इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन द वैल्यू ऑफ dy/dx एट द पॉइंट x इक्वल टू π/2 उस पर क्या होगी। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, इस कंटीन्यूअस रहेगी, हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑन कंटिन्यूटी ऑफ 3, हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1/3, हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1। तो हमको एक डिफरेंस इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जो वो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है 0 to 2 पाई में, और यहाँ पर एक जो dy/dx है फर्स्ट डेरिवेटिव, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर क्या होगा, है ना। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले आपको बता। पहली चीज क्या है, तो जनरल फॉर्म में सेकंड, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन है d2y/dx 2 + t dy/dx 2y/dx is equal to fx, where fx is a source। देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, जो है कोई फंक्शन है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म है, लेकिन यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या है, where the fx is a source or driving force in this, if this fx is equal to 0, so this is called homogeneous equation। तो ये जो टर्म है यहाँ पर हमें यूज हो रही थी एक इनहोमोजेनियस, तो इट मींस ये जो यहाँ पर हमें ये टर्म दी गई है, जिसके कारण ये क्या हो गया, इनहोमोजेनियस। कभी अगर क्वेश्चन ऐसा होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस रिलेटेड आता है, तो आपको ये समझना होगा कि राइट हैंड साइड अगर 0 है तब ये होमोजेनियस होगी, अगर नहीं होगी तब ये इनहोमोजेनियस। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो एक फंक्शन दे रखा है वो एक नया सा फंक्शन है, इसको बोलते हैं डिराक फंक्शन। बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन हमारी ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं। ये क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वैल्यू देगा, अदरवाइज ये 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर x लिखा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ये 0 पर इसमें -0 करते
तो ये 0 पर एक वैल्यू दे रहा है, अदरवाइज ये 0 पर कोई वैल्यू नहीं देगा। इसकी कुछ डिफरेंशियल और इंटीग्रल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये किसी फंक्शन के साथ इंटीग्रेट हो रहा है और ये फंक्शन, ये जो डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है x0, अगर ये इस इंटीग्रल की लिमिट में आता है, तब ये फंक्शन पर, जिस फंक्शन पर ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। तो ये इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, जब इंटीग्रेशन डिराक फंक्शन का कुछ के साथ होगा तो वो वही वैल्यू रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हमको समझ, ये हमें पता चल गया। हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ये दी गई थी। तो अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में थोड़ी सी स्पेशलिटी है क्या, कि ये वाली जो साइन एक्स है, इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ये यहाँ पर है तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया है। तो क्या ये ऐसा नहीं लिखा है फर्स्ट फंक्शन एट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, यहाँ पर फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एट इज, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। और सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने पर ये x के टर्म में इंटीग्रेट किया तो ये वाला अंदर वाला पार्ट रह गया और यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया। अब आप देखिए, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 2 पाई में पूरा कंटिन्यूस है, 0 to 2 पाई में डी ये बाई वाला। तो अब हमने क्या किया कि एक्स बाई टू पे ये क्या, क्योंकि डेल एक्स माइनस पाई बाई टू है तो ये केवल पाई बाई टू पर भी वैल्यू देगा, अदरवाइज ये 0 होगा। तो साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू केवल इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज 0 आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि साइन एक्स को पाई बाई टू, साइन की पाई बाई टू रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एन 1 आ गया एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। और यहाँ पर इसकी डिसकंटिन्यूटी होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पर, अदरवाइज ये सेम फंक्शन रहेगा। तो ये इसका डी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1, एक डिसकंटिन्यूटी इसमें होगी, एक। तो वही हमारा 1 यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक क्या है, आपको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसमें जीवितेश सर थोड़ा माइक, शायद माइक थोड़ा रिमूव हो गया, थोड़ा पास में ले आएंगे तो आवाज थोड़ा तेज हो जाएगी, थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी नहीं आ रही सर आवाज? अब ठीक से आ रही सर, फिर से। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा मुझे लग रहा है मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम है कुछ। ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पर एक दूसरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप आंसर देखेंगे, इसमें आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आंसर हमारा आ रहा है वो किस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, आंसर में कहा गया है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सर्किल होगा, फैमिली सर्किल की फैमिली होगी विद डिफरेंट राडी या फिर डिफरेंट सेंटर। सेम है क्या, स्ट्रेट लाइन होगी विद डिफरेंट स्लोप या फिर स्ट्रेट लाइन फिर इंटरसेप्ट है बाई एक्सिस। तो इसके लिए पहले तो हमको इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल से आप निकाल लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल हमने कर लिया, इक्वेशन को सोल्व किया, इक्वेशन सिंपली ऐसी सोल्व होगी, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई सेम एज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यहाँ पर एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही बता रहा है कि ये फैमिली ऑफ ये पूरी जो इक्वेशन है किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने क्या किया, ये सेपरेशन कर लिया इनको सोल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर को इधर प्लस में ले आए, वाई स्क्वायर इधर हो गया, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करती तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 आ गया और इस सी के साथ एक 2 से मल्टीप्लाई होगी तो एक नया कांस्टेंट सी डैश हमने यूज कर लिया। अब हमको इसको और सोल्व करना है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 2y है, तो ये वाई प्लस 1 या माइनस 1 का एक, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है, तो हमने एक प्लस 1 कर दिया, एक माइनस 1 कर दिया। देन ये तीनों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाली तीनों टर्म ने मिलकर y प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लिया, और ये वाला जो 1 है वो इधर चला गया। और फाइनली हमको पता चला एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हमने ए स्क्वायर मान लिया। और ये सिंपली अब सब लोग जानते ही हैं कि ये क्या है, दिस इज द फैमिली ऑफ सर्किल विद अ डिफरेंट पार्ट, क्योंकि ए यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी होता है, तभी भी हमारा क्योंकि कांस्टेंट
डिफरेंशिएट में जीरो चला जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो तो ये कोई भी सर्किल आप बना सकते हैं जिसकी रेडियस अलग अलग होंगी। ठीक है, अब अगर ये इस टाइप का ऑप्शन आ सकता था कि अगर हमसे वो कहते कि इस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो अब क्या होता, अब हमारे पास सेंटर भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन होता है। ये मतलब एक एडिशनली पार्ट है कि मे बी किसी सेम क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आ सकता है, तब आप ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, तब आप ऑप्शन चूज करेंगे डिफरेंट सेंटर के साथ, क्योंकि ए और बी अलग अलग यहाँ पर आ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस इज अ फैमिली ऑफ सर्किल विद द डिफरेंट रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर आपसे वो उसका सॉल्यूशन ही पूछ रहा है सिंपली। ये अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन पहले हम इसके पहले जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ लेते हैं। वो क्या है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब देखिए एक चीज और है कि जो इनका मल्टीपल है या इनका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 है ना। तो अगर ये किसी का फंक्शन होता है y का या फिर x y इट मींस यहाँ पर t होता है क्योंकि ये t में डिवाइड हो रहा है, t से t में डिफरेंशियल हो रहा है, तो ये t का फंक्शन होता है तब ये वेरिएबल कोफिशिएंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है। तो इस टाइप की इक्वेशन जनरली इस तरीके से लिखी जाती है, d2y/dx2 plus a1dy/dx plus समथिंग x f। दिस कंप्लीट सॉल्यूशन, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर f है, जबकि हम जो पहले होमोजीनियस की बात करते हैं तो वहाँ पर f नहीं होता है, लेकिन अगर ये इस टाइप की है तो ये इनहोमोजीनियस है। तो इस टाइप की इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में कंसीडर करते हैं, पहला होता है CF, दूसरा होता है PI। ठीक है, तो CF निकालने के दो का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि PI जो है वो हमेशा डिपेंड करता है इस f पर। अगर ये f 0 है तो PI हमारा नहीं होगा, PI मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल CF। और यहाँ पर हम CF की बात करते हैं कि CF हम कैसे निकालेंगे। फॉर द CF, इफ द रूट ऑफ ए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है मैंने अभी बाद में बताई है। तो कोई एक इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसका जो रूट है अगर वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, देन उसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिखते हैं C1 e टू द पावर m1x C2 e टू द पावर m2x। जो m1 और m2 है वो उस इक्वेशन के रूट होंगे। ठीक है, सेम है, अगर रियल और इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये दोनों mm हो जाएंगे और ये इधर कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि दूसरे वाले कांस्टेंट के साथ एक x टर्म आ जाती है, तो C1 plus C2x और e टू द पावर mx। कभी कभी हमको सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होंगे तो हम सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे, साइन और कोस। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है d2a1 d a2 इक्वल टू 0। और ये d और a2 जो है ये सब इससे आते हैं कि यहाँ पर d हो गया, d इसको हम d/dx को d से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, या इसको कभी कभी m भी लिख लेते हैं लोग, तो m से भी d की जगह पर m लिख दीजिए आप, देन फिर ये m1 और m2। तो अब हम अपनी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन जो थी तो आप एक बार फिर देखिए, वो ये है d2x/d2 minus 3 समथिंग प्लस 2x to 0। तो यहाँ पर आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर हमने d लिख लिया -3d प्लस 2, इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 और 2 इसके दो रूट आ जाएंगे। जनरली लोग इसको m से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है ना। तो लेकिन उसको आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, वहाँ पर किसी का प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, तो आपको केवल आंसर की तरफ जाना है, वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1 और 2 इसके दो रूट हो गए। अब देखिए कि दोनों रूट अलग अलग हैं, तो दोनों रूट अलग अलग होंगे तो इस सॉल्यूशन इस तरीके का हो जाएगा, है ना। अब लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन है, यहाँ पर दो कांस्टेंट हमें मिल गए C1 और C2, हमको ये सोल्व करने हैं। तो ये सोल्व करने के लिए हमको क्या देती है, दो कंडीशन दी जाती है। पहली कंडीशन ये है कि x इक्वल टू 0 तब होगा जब t इक्वल टू 0 होगा, देन x इक्वल टू 0 होगा। तो आप दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देन C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
यहाँ पर देखेंगे तो दोनों अपोजिट साइन होंगे, तभी इक्वल और अपोजिट होंगे तभी 0 आएगा। तो हम मान के चल रहे हैं C1 माइनस C2 इक्वल टू समथिंग C। और दूसरी कंडीशन क्या है, x1 इक्वल टू 1 होगा कब, जब t इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप फिर ऐसे कीजिए, 1 x की जगह पे 1 रिप्लेस कर दीजिए और t की जगह पर भी 1 रिप्लेस कर दीजिए। t की जगह पे 1 रिप्लेस किया तो यहाँ पे e टू द पावर 1 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 हो गई। और लेकिन अब आप देखने वाली बात है कि पहली इक्वेशन उनको बता रही है कि C और C2 दोनों अपोजिट साइन होंगे और इक्वल होंगे, तो हमने इक्वली रिप्लेस कर दिया C को C1 माइनस C। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन हो गया क्योंकि सेम कांस्टेंट है, मैंने C1 लिखा है, यहाँ पर आप C से रिप्लेस कर सकते हैं, कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, देन ये C एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यू है, एक ये है दूसरी किसकी निगेटिव है। अभी क्या हुआ है कि यहाँ एक कॉमन ले लिया ये हमने, और कॉमन लेने के बाद अब देखिएगा C स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 4 लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई स्क्वायर ई माइनस ई स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर, सेम है जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी समथिंग, वहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो नीचे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कब, जब t की वैल्यू 2 होगी, तो हमने यहाँ पर t की वैल्यू 2 यहाँ पर रिप्लेस कर दी थी पहले, देन हमारे पास 0 करेक्ट। एक बात मैं बतानी भूल गया, मैं आप लोगों से कहने वाला था कि आप लोग अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो केवल ऐसे नहीं कि मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप है वो खुला हुआ है और आप ऐसे देख रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों के पास कॉपी पेन होगा और आप जो क्वेश्चन होंगे वो नोट कर रहे होंगे, है ना। अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो जैसे मूवी देख रहे होते हैं या यूट्यूब के बहुत सारे लेक्चर आपके पास हैं, तो आप वैसे ही भूल जाएंगे, है ना। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप एटलीस्ट नोट डाउन तो जरूर करें, जिससे आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए याद है ना। तो इस क्वेश्चन जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन आए, इससे रिलेटिव भी कोई क्वेश्चन आया था यहाँ पर, तो क्या हुआ कि क्वेश्चनर ने एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमसे आंसर पूछ लिया। कभी कभी वो हमसे कह सकते हैं समटाइम द क्वेश्चन आस्क अबाउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो हम जो फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेक द सेकंड डेरिवेटिव, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप सबको पता ही होगा कि हम कोई अगर फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ले लेते हैं, देन सेकंड चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो जिस पॉइंट पर वो दिखा रहा होता है वहां से हम बता देंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, तो उसको सेम प्रोसीजर यहाँ तक अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन तक, देन वहाँ यहाँ पर वैल्यू रखने की बजाय इसका डेरिवेटिव लेके देख लेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है द फंक्शन ऑफ समथिंग, एक y एक्सिस सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और y1 इक्वल टू 1 है और तो ये भी क्या है, एक ये अलग टाइप की थोड़ी जो इक्वेशन पहले थी उनसे अलग है। ये यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि f 0 नहीं है ना, तो ये इनहोमोजेनियस है, दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, या इनहोमोजेनियस दोनों टर्म यूज कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा है इक्वेशन, यही वाली हमने इक्वेशन लिखी x dy/dx plus 2y equal to this. The general form of this equation can be written as dy/dx px by equal to fx. अब आप देखिए तो ये जनरल फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि dy/dx इसका कोई मल्टीपल नहीं है, जबकि यहाँ पर मल्टीपल है और y का मल्टीपल है जिसको जो x का फंक्शन है और यहाँ पर fx है, तो हमको पहले इस इक्वेशन को इस टर्म में इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब इस टाइप की इक्वेशन होती है तो उसको सोल्व हम कैसे करते हैं, such a equation are solved by multiplying IS। अब हम क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमारे पास सॉल्यूशन आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से लिखा जाता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन px, px क्या है, वो ये वाली टर्म है। तो पहले हमको ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देन वो px हमारे पास आएगा, देन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट इस टाइप से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, क्या किया हमने x, ये वाला जो x है इस x को इसके डिवाइडिंग में ले आए और यहाँ पर भी आ गया तो यहाँ पर ही स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है, px की वैल्यू 2x है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने रख दी e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन x dx
क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, यहाँ पर ये 2 है, ये x की स्क्वायर की पावर में आ गया, e टू दी पावर log x स्क्वायर है, तो e से यहाँ पर ये x स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की हम हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं, देखने वाली बात, y इसको y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एफ एक्स, जो हमारा राइट साइड में यहाँ पर एफ एक्स वो हमने किया और एक पूरा कैसे, प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर है, ये इसको कैंसिल कर देगा। अब बाई इक्वल टू कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई एक्स, और नीचे इसका इंटीग्रेशन किया तो हमने एक्स स्क्वायर। अब ये वाला आप एक्स स्क्वायर जो देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से नहीं आया, ये वाला जो पाई का मल्टीपल था वो वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नहीं हो, और ये ऐसी सी के आर्टिकल जाएगी। तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन जो पाई का आया, वाई इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स स्क्वायर सी अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें कंडीशन दी है x इक्वल टू 1 होगा, y तब जब y इक्वल टू 1 होगा तो, और कांस्टेंट हमारे पास भी 1 आ जाएगा। देखिएगा कि कैसे आएगा, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर आप 1 रखिए, पाई हो गया, यहाँ पर पाई है, तब कैंसिल करने के बाद c इक्वल टू हमारा, क्योंकि पाई ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, c इक्वल टू भी मतलब 1 आ जाएगा। तो अब हमने रखने के बाद y की वैल्यू आ गई, हमसे वो पूछ रहा है तब जो x 2 पर वैल्यू क्या होगी, x की 2 पर आप वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई 0 ही होता है, यहाँ पर 1 अपॉन x y। अब ऑप्शन डी हमारा सही। 7 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस टाइप का हम, अब हमें क्या दिया कि एक अलग टाइप की डिफरेंशियल, अभी तक देखिएगा कि यहाँ पर ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमसे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। ये अब यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे, है ना, वेरिएबल इसको मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल कोफिशिएंट, लेकिन ये भी एक डिफरेंट टाइप की स्पेशल टाइप की इक्वेशंस होती हैं, इसको कहते हैं हम, पहले हम इसका आंसर देख, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए और बी में, तो इसको हमें 4 ऑप्शन चूज करने हैं, कैसे करेंगे। अब ये जो भी एक इक्वेशन होगी ये स्पेशल इक्वेशन है, कैसी, सच ए इक्वेशन इन विच पावर ऑफ कोफिशिएंट इज द सेम एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डेरिवेटिव इज कॉल्ड द रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा कि जो ये यहाँ पर एक कोफिशिएंट है स्क्वायर, जितना इसका ऑर्डर है उतना ये 2 है तो एक्स स्क्वायर है, जब 1 ऑर्डर है तो x है, जब यहाँ पर 0 है तो x टू द पावर भी यहाँ पर 0 रहेगी। तो जो इस टाइप की हमेशा कभी इक्वेशन आएंगी तो उन इक्वेशंस को बोलते हैं हम रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उनको सोल्व करने के लिए, इन सच इक्वेशन भी रिप्लेस x इक्वल टू e टू द पावर z, इससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, और x स्क्वायर अपॉन डी टू वाई एक्स स्क्वायर है, इसको हम रिप्लेस करेंगे d इंटू डी माइनस 1 वाई से, और x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे डी वाई से। एट इज उस इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पर x लिखा है उसको इससे रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ पर ये टर्म लिखी है उसको इस टर्म से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ पर ये लिखा हुआ है उसको इस टर्म से रिप्लेस। अब हम जब यहाँ पर d क्या है, बेसिकली ये समझने वाली बात है, जिस भी डेरिवेटिव यहाँ पर e टू द पावर हम z ले रहे हैं तो z का फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर ये t ले लेते हैं व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहते हैं उस तरीके का ये d होगा। ठीक है, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आवाज आ रही है सर, थोड़ा कट कट के आ रही है लेकिन आवाज आ रही है सर। अच्छा हाँ हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन थी वो आप देख लीजिए कि इस टाइप से है, यहाँ पर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी बाई, यहाँ पर डी डी माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर डी से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर सीधा ऐसे रहने वो कर दिया, डी डी माइनस 1 प्लस 5d समथिंग थी, ये रह गया। यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे सॉल्व करने का, ये देखिए डी स्क्वायर माइनस डी 5d माइनस 3, अब यहाँ पर हो गया डी स्क्वायर ऐसी एटीटीज, यहाँ पर माइनस के हैं यहाँ पर प्लस के हैं तो प्लस की 4 बच गया, 3 ऐसी रहने दिया। अब आप देखेंगे कि अब क्योंकि हमको ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एक तरीके से, और सेकंड ऑर्डर उसका सोल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो -3 और -1 आएंगे, उसके लिए फिर हमें दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन है ना, और रियल है, फिर वही तरीका होता है e टू दी पावर समथिंग वाला, तो वहां पर हमने रिप्लेस कर दिया, z की टर्म में है यहाँ पर, तो
तो -1 आया, m के मल्टीपल में तो माइनस है, z हो गया यहाँ पे -3 है तो -3 हो गया। अब क्या है कि e टू दी पावर ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव चली गई। अब हमें सॉल्यूशन तो चाहिए होगा x में, क्योंकि हमने x में ही हमारी इक्वेशन थी। तो आप देखेंगे कि e टू दी पावर z को हमने x लिया था तो x लिख दिया, e टू दी पावर यहाँ पर 3z है तो यहाँ पर 3 क्यूब हो गया। तो आंसर हमारा a अपॉन x प्लस b अपॉन x क्यूब सही है। ठीक है, तो इस तरीके का भी आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकती है। एक और प्रॉब्लम मैंने कहीं नोटिस की तो वो ये थोड़ी सी हो रही है। इस बार क्या हुआ है, आपको सॉल्यूशन दे दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उसके साथ आपको ये भी कह दिया कि इसके दो सॉल्यूशन, लेट दिस विद टू लीनियर। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस टर्म के, है ना। और आपको एक और फंक्शन दे दिया समथिंग w। अब आपसे वो पूछ रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 1 है ना, तो 1 पर कितनी होगी। अब आपको यहाँ से एक नई चीज है जो आपको पता होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि कहाँ पर जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर हमको दिए होते हैं और इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखी है तो वो ये जो फंक्शन है w ये कौन सा फंक्शन है ना। तो ये सॉल्यूशन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, e1 e टू द पावर स्क्वायर 1 अपॉन e 1 अपॉन e टू द पावर 2। देखते हैं क्या सही ऑप्शन होगा। तो जो जब भी आपको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिया होगा तो एक नई टर्म होती है, उसकी तरफ आप जानने की कोशिश कीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन गिवन बाय Wronskian। तो ये एक टर्म होती है Wronskian ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिटन है, वो लिखा कैसे जाता है w बाय f(f2) और फर्स्ट डेरिवेटिव किस में डेरिवेटिव, जिसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर वो t में है तो t में और आपकी y में है तो y में, लेकिन मेरी जो गिवन इक्वेशन है वो t में है तो मैंने इसलिए इसको t में लिख दिया। अब आप देखिएगा कि पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरे सॉल्यूशन का सेकंड डेरिवेटिव। ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन और किसी ऑर्डर की होती तो ऐसे ही उसकी मैट्रिक्स बढ़ती चली जाती। ये डिटरमिनेंट, बेसिकली मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फर्स्ट ये डिटरमिनेंट आप इसका कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये बेसिकली वही फंक्शन हो गया जो हमें दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चनर हमसे पूछ रहा है बेसिकली वो एक Wronskian है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है कि अगर ये डिफरेंशियल ये इसका Wronskian है तो अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखिए कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड फंडामेंटल सॉल्यूशन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ ले क्या जो सॉल्यूशन है वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो अगर ये 0 नहीं है तब ये फंडामेंटल सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो अब ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सा सॉल्यूशन है, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वैसे ही यहाँ पर भी Wronskian निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस माइनस होगा और p में x, यहाँ पर p आप देखेंगे तो 2 आएगा इस इक्वेशन का। ये लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर ये p क्या है 2 है, वो हम उसको रख देंगे 2 और ये डिफरेंशियल t में 2t, और क्योंकि w 1 पे हमसे पूछ रहा है तो t को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो मैंने जितनी भी अभी तक आपको